नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीजीपी के जनता दरबार की। तो जनता दरबार में किस तरह के मामले डीजीपी के पास पहुंचता है और किस तरह से उन मामलों को देख करके माथा पीटते हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। और बिहार के डीजीपी विनय कुमार माथा ही नहीं पीटते हैं, वो कहीं एक तरह से रहम खाते हैं उन वैसे लोगों पर जो वैसे लोग इन पुलिसकर्मियों को आमना सामना या उसको झेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान है या नाराज़ कहें या गुस्सा कहें या परेशान सुपरविजन ऑफिसर से है, क्योंकि सुपरविजन ऑफिसर चाहे सर्किल इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो या एसपी हो, चाहे सुपरविजन हो या रिपोर्ट 2 निकालता हो, और सबसे ज़्यादा उनकी डीएसपी लेवल के स्तर से है। पिछले 2 दिनों के दौरान कुछ टाइम मैं भी वहाँ गुजारा जनता दरबार में, कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें डीएसपी ने उस मामले को लटका कर नहीं रखा था। जिस मामले को तुरंत कहें जो निष्पादित होना चाहिए था उसको लटका कर रखा गया। एक मामला कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था, जो किस तरह से एक ज़मीन बेचवाकर जो नेम्ड एक्यूज मर्डर केस में नेम्ड एक्यूज वाले को जांच में रखा गया और उसमें पैसे की डिमांड भी की गई थी और पैसा शायद मिला भी। वो डीएसपी वहाँ से हटे तो उसके बाद जो दूसरे डीएसपी आए वो उन्होंने क्या किया, जो उस सारे एक्यूज की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लिख दिया। अब नेम्ड एक्यूज में पॉलीग्राफी टेस्ट, ये तो जो संजीदा पुलिस अफसर है वो सुन के ही माथा पीटने लगा। उसके बाद इतना ही नहीं, वादी पर ही उसके सीडीआर निकालने लगे। कुछ देखिए, एक पटना के एक दीघा का एक मामला है। एक पति पत्नी दानापुर रेलवे स्टेशन से उतरकर ऑटो लेकर दीघा अपने घर जा रहे थे। इसी बीच में दीघा थाने के अंतर्गत उनके साथ छिनतई होता है और छिनतई करने वाले उस टेम्पो का ड्राइवर और टेम्पो में जो बैठाए गए जो दूसरे सवारी थे वो भी उसी गैंग के लोग थे, और सभी ने मिलकर एक साथ इन लोगों के साथ छिनतई की और 6-7 लाख के जेवरात और जितने सामान थे लूट लिए। वादी परेशान, वादी ने पुलिस का काम खुद किया। एफआईआर तो हो गया, एफआईआर के बाद पुलिस सो गई, पुलिस अनुसंधान के नाम पे कुछ नहीं की। वादी खुद 3 दिन तक दानापुर स्टेशन से 3 दिन तक ऑटो पकड़ के उसी घटना स्थल तक 3 दिन तक पहुंचा। लगातार उसने रेकी की, उसने उस गिरोह की पहचान की, उसके लोगों को पहचाना और गिरोह कहां पर ऑपरेट करता है वो भी देखा। गिरोह का पुश्तैनी आवास कहां है, वैशाली के पातेपुर का। इतनी जानकारी के बावजूद उस व्यक्ति को थाना और एसडीपीओ या एएसपी वहाँ के इंचार्ज में आज के डेट में एएसपी हैं, उनकी भी एक अलग कहानी है। वो कहानी आपको हम अलग से सुनाएंगे, जो वो एएसपी किस चीज़ में व्यस्त है इन चीज़ों को छोड़कर। जब अनुसंधान डीजीपी देखते हैं, जो इस वादी ने खुद अनुसंधान कर लिया, तो डीजीपी एएसपी को तलब करते हैं, उससे पूछते हैं जो आप हैं कहाँ। उन्होंने कहा मैं एयरपोर्ट, जबकि एयरपोर्ट उनका इलाका नहीं है, उनका इलाका है राजीव नगर, दीघा और पाटलिपुत्रा। एयरपोर्ट के पास से वो भागे 10 मिनट के अंदर पहुंचते हैं। 10 मिनट के अंदर पहुंचने के बाद वो वहाँ पे उसी 10 मिनट के दौरान वो सारे केस का डिटेल्स टेलीफोन के माध्यम से, एसएचओ के माध्यम से वो लेते हैं और अपडेट होके डीजीपी के समक्ष पहुँचते हैं। और डीजीपी के बोलने से पहले ही सलूट मारकर सीधे वो बोलते हैं, सर मुझे जानकारी है इस केस की, मैंने सब कुछ देख लिया है। अगर देख लिया था तो फिर उस आदमी को डीजीपी के यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर कहीं ना कहीं लैप्सेस थी जो वो पति पत्नी डीजीपी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी इस मांग को रखा और उसके बाद एएसपी के हवाले उस पति पत्नी को कर दिया गया। जो इनकी एक दरभंगा का बेनीपुर का एक मामला है, बेनीपुर का मामला है ब्रूटल मर्डर। वो भी वहाँ पहुँचते हैं। ब्रूटल मर्डर जो एफआईआर होना चाहिए था 302 में एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन वो एफआईआर 302 में नहीं 304 में हुआ, 304B में हुआ। इसको लेकर के भी डीजीपी आश्चर्य किए एफआईआर देख करके। उसके बाद डीएसपी ने उसका सुपरविजन किया 306 में, धारा 306 के तहत। हो सकता है बहुत सारे दर्शक धारा 302, 304, 306 नहीं जान रहे हो, लेकिन ये डीएसपी के इस अनुसंधान पर डीजीपी आश्चर्य किए। उसके बाद उन्होंने पहले एसपी को फ़ोन लगाने के लिए कहा, उसके बाद फिर किसी कारण से उन्होंने एसपी को इनकार किया और कहा जो डीआईजी को फ़ोन लगाइए। डीआईजी को फ़ोन लगाया गया, डीआईजी को खुद निर्देश दिया गया
जो आप उस घटना की स्वयं जांच करें, उस घटना स्थल पर जाकर पूरे मामले की सुपरविजन रिपोर्ट तो आप अपने स्तर से निकालें। ये आपने दूसरा मामला देख लिया, जो ये डीएसपी का भी सुपरविजन। एक मुजफ्फरपुर का मामला है, मुजफ्फरपुर के थाना अहियापुर का मामला है। उसके भी पीड़ित वहाँ पहुँचे थे। पीड़ित का अगले पार्टी से ज़मीन का विवाद था। ज़मीन के विवाद में पुलिस पड़ती नहीं, पुलिस ज़मीन के विवाद में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि वो सीओ, एसडीओ, डीसीएलआर के मामले से गुजरता है। फिर वो अमीन है, राजस्व कर्मचारी है, पुलिस उसने लफड़े में नहीं पड़ती। और वादी जो लोग वहाँ पहुँचे थे, वो पहुँचे थे जो उन्होंने कहा जो ज़मीन का विवाद था, हम पर रंगदारी का केस दर्ज कर दिया गया और पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है। डीएसपी भी जो हैं वहाँ के न रिपोर्ट निकाल रहे हैं, न सुपरवाइज कर रहे हैं। तब डीजीपी ने वहाँ के एसपी से बात की। एसपी को उन्होंने कहा जो अगर डीएसपी अगर सुपरविजन देने में देरी कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी 8 से 10 डीएसपी पर की फाइल खुल चुकी है इन्हीं सभी कारणों से। अगर तो उन्होंने साफ तौर पे मुजफ्फरपुर के उस डीएसपी के खिलाफ एसपी को रिपोर्ट लिखने के लिए कहा, जो सुपरविजन में अगर देरी, सुपरविजन में लापरवाही और सुपरविजन में कहें जो कमी अगर देखी जाती है कहीं पर, तो किसी स्तर पे किसी भी डीएसपी को कतई छोड़ा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे अधिक समस्या क्या है, जो डीएसपी के सुपरविजन में अगर नेम्ड एक्यूज अगर 11 है तो 6 पर जांच लिखा जाता है, 5 को फरार दिखाया जाता है। ये अक्सर डीजीपी के जो पास पहुंचा है। तो अब यह सिंपल सी बात है, जो बेगूसराय के सामहो में एक जमीन माफी के दौरान एक हत्या होती है, उसमें 11 लोग नेम्ड होते हैं। वो भी डीजीपी के जनता दरबार में पहुंचे थे, वहां भी 11 लोग नेम्ड होते हैं। 5 को जांच में रखा जाता है और 6 को फरार दिखाया जाता है। जांच में रखने का मतलब, डीजीपी भी से जब हमने पूछा जांच में रखने का क्या मतलब है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा जो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जांच में रखने का मतलब है तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहो, तुम मेरे कार्यालय का चक्कर लगाते रहो, हम जांच में तुमको रखेंगे, जांच करते रहेंगे जब तक कि मेरा यहाँ से तबादला न हो जाए। अब जांच में रखने का मतलब दर्शकों आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई पुलिस कांड से पीड़ित है और पुलिस कर्मियों से पीड़ित है। एक पटना के पिरभोर का एक मामला आता है, पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट में है, पॉस्को एक्ट के तहत एक लड़की घूम रही है, कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है। पॉस्को एक्ट का नियम है 60 दिन के अंदर डायरी जमा करना है, 60 दिन से ऊपर हो गया है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। पॉस्को एक्ट के तहत जो वो लड़की जो है वो घूम रही है, घूमने के दौरान वो कई लोगों से मिलती है, मतलब सीनियर एसपी, सिटी एसपी, कई अधिकारियों से मिलती है। इवन सिटी एसपी से बात भी वो महिला करती है। सिटी एसपी आश्वासन देकर आपका एफआईआर हो गया है, आपका काम हो जाएगा, फ़ोन काट दिया जाता है। वो भी डीजीपी को बताया जाता है, सुनाया जाता है। तो किस तरह से यहाँ पे इग्नोरेंस होता है पब्लिक का, और 9 to 9 जहाँ पे डीजीपी अपना टाइम दे रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, वहाँ उस जिले के या कहें उस राज्य के एसपी को पब्लिक की बात सुनने का, टेलीफोन पर या आमना सामना करने का टाइम नहीं है। एक तरह से मतलब कहे जो डीएसपी की कारगुजारी से बिहार के डीजीपी नाराज भी हैं, परेशान भी हैं और माथा पकड़ के बैठे भी हैं, जो हम किन लोगों के बीच में हैं और कितना मतलब कहें जो किस तरह से लोगों को, ऐसा नहीं है जो डीएसपी काम नहीं जानते, डीएसपी काम जानते हैं, तभी ना मामले को जांच में रखते हैं और फंसा कर रखते हैं, 2 को निकाल देते हैं, 4 को जांच में रखते हैं। एक मामला पटना सिटी का है, तो वो महिला थाना का मामला है, और महिला थाना का मामला जिस पीओ के हिसाब से उसके डीएसपी उसके सुपरविजन अफसर होते हैं, वो पटना सिटी का मामला है। एक लड़की किशनगंज से पढ़ने आती है, यहाँ नर्सिंग का छात्रा बनती है, माफ़ कीजिएगा, पढ़ने नहीं आती है, इलाज कराने आती है एनएमसीएच में। एनएमसीएच में उसकी एक मुलाकात होती है एक डॉक्टर से उसकी मुलाकात होती है। डॉक्टर से मुलाकात के दौरान मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, और उसके बाद उस डॉक्टर इसके साथ हरासमेंट करता है, और ऐसे वो लड़की का आरोप था। सारे सबूत के साथ डीजीपी के पास पहुंची और कहा सारे सबूत के साथ एफआईआर भी है, पॉस्को एक्ट भी लगा हुआ है, और वो जो डॉक्टर है हमारी ऐसी कई लड़कियों को जो मेरी ऐसी कई लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है।
इसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और वो डॉक्टर वहाँ पर मतलब छात्र भी है, वहाँ पे MBBS का छात्र भी है और अप्रेंटिसशिप भी कर रहा है, और उसकी मतलब उसको पुलिस पकड़ नहीं रही है। रोज़ वहाँ उसका अटेंडेंस बन रहा है, क्लास बन रहा है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसके बाद फिर DGP एक्टिव होते हैं, वहाँ के SDPO को लगाते हैं। इत्तफाकन SDPO का टेलीफोन नहीं लग पाता है, फिर वहाँ के SP को लगाया जाता है, SP को लगाया जाता है, SP को सारी बात की जानकारी दी जाती है। मतलब कहें जो हर तरीके से परेशान व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। कुछ लोग परेशान भी नहीं रहते हैं, कुछ लोग पुलिस को परेशान करने के लिए पहुँचते हैं। हाल ही के दिनों में 26 से 27 अगस्त को पटना सिटी SP वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने एक बाभन गैंग का, एक हथियार गिरोह का उन्होंने भंडाफोड़ किया था, जिसमें रील्स बनाने वाले जो थे वो हथियार प्रदर्शन करके रील्स बनाते थे। वैसे ही एक रील्स बनाने वाले युवक का भाई और उसकी माँ वहाँ पहुँचती है, जो मेरा बेटा केवल फिल्म बनाता है, हथियार का प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन DGP ने कहा जो हथियार का प्रदर्शन नहीं करता है तो फिर हथियार ये यहाँ दिख कहाँ से रहा है। हथियार का प्रदर्शन करने वाला जो रील्स है, DGP ने उस माँ को दिखाया और माँ से कहा जब आपका बेटा इतना अच्छा रील्स बना रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, आपका बेटा तो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है, अब काहे नहीं इसको मुंबई भेज देती हैं, कहें जो फिल्मिस्तान में या फिल्म बनाने के लिए। तो मतलब DGP कम से कम 6-7 DSP के कारगुजारी को या 8 से 10 DSP के कारगुजारी को प्रतिदिन झेलते हैं, प्रतिदिन उनकी बात को सुनते हैं। इतना ही नहीं, मतलब कहें जो एक तरह से लगभग नालंदा का एक थाना है सोहसराय, उसमें एक पॉस्को एक्ट का एक केस होता है। वादी की तरफ से एक मामला दर्ज किया जाता है जिसमें थाने की पुलिस पॉस्को एक्ट लगाती है। पॉस्को एक्ट होता है मतलब कहे जो बहुत ही मतलब जो इसमें नॉन अवेलेबल है। पॉस्को एक्ट अगर मान लीजिए वादी ने किसी पर पॉस्को एक्ट का केस लगाया, जिस व्यक्ति पर लगा, जिस परिवार पर लगा, उसने उस परिवार पर जिसने लगाया है पॉस्को एक्ट, उस पर 4 केस कर दिया, काउंटर केस 4 केस कर दिया। 4 केस में एक पुलिस केस भी है। पुलिस केस है जो पुलिस उसके घर में गई है रात्रि में रेड करने, या कहें जो अहले सुबह, कुछ लोग वर्दी में हैं, कुछ लोग बिना वर्दी के हैं। इसका वीडियो भी उन लोगों ने DGP को दिखाया और उस पर हाथापाई होती है। उस घर में विकलांग भी है, विकलांग को भी नेम्ड किया जाता है पुलिस के साथ हाथापाई करने में। उस मामले में वो परिवार विकलांग समेत वो जेल जाता है। जेल में अमूमन जेल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जेल में कभी कभी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज भी भ्रमण करते हैं। उसी भ्रमण के दौरान ये परिवार जब उनसे मिलता है जेल के अंदर, तब डिस्ट्रिक्ट जज जो भी वहाँ के जज हैं वो वहाँ पर इस परिवार को बेल आउट करके बाहर करते हैं, और तब जाकर ये परिवार आज वहाँ पहुँचा। इस केस को फंसा दिया गया था। अंत में DGP ने पहले आदेश दिया जो इसको CID के वीकर सेक्शन से जांच कराया जाए। उसके बाद जब वो जांच मतलब उसके बाद विकलांग की बात जब वो जानते हैं, जो विकलांग पर पुलिस ने हाथापाई मारपीट का आरोप लगाया और FIR किया, तब उन्होंने पूरे केस को CID के हवाले कर दिया। मतलब एक तरह से जान लीजिए जो फील्ड में जो पुलिसिंग है वो अब एक तरह से वो खुद IO से बात करना चाहते हैं, करते हैं, DSP से बात करते हैं, SP से बात करते हैं, DIG से बात करते हैं, और खुद एक एक मामले की मॉनिटरिंग। और इतना ही नहीं, मॉनिटरिंग के बाद उस केस की जो अद्यतन स्थिति है, फॉलोअप एक्शन के बारे में भी वो अपने DG सेल को, DG टीम को लगातार कहते रहते हैं जो आप इसका फॉलोअप एक्शन लेते रहिए और अपडेट होते रहिए और अपडेट करते रहिए। लेकिन एक बात है, जो जिस तरह से पूरे बिहार के जो DSP हैं, पूरे का मैं नहीं नाम लूँगा, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ काम करते भी हैं, कुछ और जो सिस्टम है जो किसी ने पहले से इसको गांठ दिया है, उस सिस्टम से उबरने का में समय लगेगा। मतलब ई DGP की अगर आप कई बार एक्सटेंशन करेंगे भी या इनको लाइफ लॉन्ग अगर DGP बनाएंगे भी, तब भी उस जो गांठें हैं जो बिहार पुलिस में जो पिछले 6, 7, 8, 10 वर्षों में गांठें जो लग चुकी है, उसको छोड़ने में, उसको खोलने में बहुत समय लगेगा। लेकिन पुलिस मुख्यालय की नई टीम जो है
मतलब अपने स्तर पे जो लोग हैं, नई टीम में कई सारे लोग हैं अपने स्तर पे, चाहे वो ईओयू का हो, स्पेशल विजिलेंस का हो, एडीजी एसटीएफ हो, एडीजी हेडक्वार्टर हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, या डीजीपी खुद हो, एक टीम वर्क के साथ हो रहा है। हो सकता है जैसा इन लोगों का दावा है, जो अगले 6 महीने में वो सारी चीज़ें रास्ते पे आ जाएंगी। और जिस तरह से पिछले 6 महीने में 10 से 11 डीएसपी की फाइल खुली है, और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में जो मैंने वहाँ महसूस किया, उससे लग रहा है जो फाइल और खुलने की संभावना है। वैसी स्थिति में चीज़ें संभल सकती है, डीजीपी की टीम लगी हुई है। और देखते हैं कुछ अपडेट के साथ फिर आपके पास हम आएंगे दर्शकों। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स पे देना न भूलें।